Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. आज हम पढ़ेंगे सम फेमस कोट्स फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही इससे कोट्स पूछी जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कोट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए उनको एक्ट वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्पीच है ये फिलो की है और एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ओपनिंग स्पीच है। एंड यू शैल सी इन हिम द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टम्पेड फूल। यहाँ हिम जो शब्द आया है ये एंटोनी के लिए आया है। सिचुएशन क्या है? क्लियोपेट्रा के महल का एक रूम है। वहाँ पर फिलो जो कि एंटोनी का एक मित्र है, तो वो देखता है कि क्लियोपेट्रा और एंटोनी एक साथ हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं। तो वो कहता है एंड यू शैल सी इन हिम, तुम उसमें देखोगे द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का तीसरा स्तंभ है, ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टम्पेड फूल, एक वेश्या के चंगुल में फंसकर मूर्ख बन गया है। तो स्टम्पेल्ड का मतलब है एक वेश्या की कठपुतली, फूल का मतलब कठपुतली है। तो एक संसार का तीसरा स्तंभ एक वेश्या के सामने नतमस्तक हो गया है, उसके चरणों में झुक गया है, यानी कठपुतली बन गया है। तो ये बात ट्रिपल पिलर क्यों कहा गया है? क्योंकि रोमन एम्पायर के जो ट्रम्बीर हैं, जिसको बोलते हैं त्रिमूर्ति या तीन स्तंभ, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मार्क एंटोनी का, जिसके बारे में कहा गया है। दूसरा है ऑक्टेवियस सीजर और तीसरा है लेपिडस। इन तीनों को जो है ट्रम्बीर कहा गया है। तो इसीलिए फिर लोग कहता है कि जो तीसरा पिलर है इस संसार का, वो एक वेश्या के सामने नतमस्तक हो गया है। अब इसी के आगे की ही बात है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की। आप जानते हैं कि एंटोनियो क्लियोपेट्रा साथ हैं। तो वहाँ जो पहली लाइन है ये क्लियोपेट्रा की स्पीच है, दूसरी जो लाइन है ये एंटोनी की स्पीच है। तो वो क्लियोपेट्रा एंटोनी से कहती है इफ़ इट बी लव इंडीड, यानी कि जो तुम प्रदर्शित कर रहे हो क्या वो वास्तव में प्यार है? टेल मी हाउ मच, यदि वो वास्तव में प्यार है जो तुम मुझे मेरे प्रति दर्शा रहे हो, तो ये बताओ हाउ मच, तुम मुझको कितना प्यार करते हो। तब एंटोनी कहता है देयर इज बैगरी इन द लव दैट कैन बी रेकोन्ड का मतलब मापना। तो जो प्यार मापा जा सकता है वो तो बैगरी है, यानी कि तुच्छ है। बोले प्यार को मापा नहीं जा सकता, और जो प्यार मापा जा सकता है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, तो वो तुच्छ प्यार है। नेक्स्ट स्पीच है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट एंड द वाइड आर्क ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल, हियर इज माई स्पेस किंगडम आर क्ले। तो ये स्पीच जो है एंटोनी की है और इसी के बाद की है। तो है क्या, जब एंटोनियो क्लियोपेट्रा साथ में होते हैं तभी एक अटेंडेंट ये सूचना देता है कि रोम से एक समाचार आया है, एक मैसेज आया है रोम से। तो क्लियोपेट्रा उसे समझाती है कि हो सकता है तुम्हारी जो वाइफ है फुलविया वो आपसे नाराज हो गया, और भी कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। तो एंटोनी कहता है कि मुझे जो रोम से आने वाले मैसेज हैं काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, मैं सुनना नहीं चाहता। फिर कहता है लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, टाइबर नदी के किनारे ही रोम बसा हुआ है। तो कह रहा है रोम को डिसॉल्व हो जाने दो और डिसॉल्व होकर के टाइबर नदी की बाढ़ में बह जाने दो। एंड द वाइड आर्क
ऑफ द रेंज्ड एम्पायर फॉल। और इस विशाल रोमन एम्पायर की जो बड़ी बड़ी मीनारें हैं, जो आर्क हैं, मेहराव हैं, उन सबको गिर जाने दो। हेयर इज माई स्पेस, मेरा स्थान तो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। किंगडम्स आर क्ले, मेरे लिए जो राज्य हैं या जो किंगडम्स हैं वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं ये भी समझ में आ गई होगी आपको। तो आपको पता ही है कि अभी अभी जो मैसेंजर आया था वो मैसेज लेके आया था। तो वो मैसेज था कि जो एंटोनी की वाइफ है फुलबिया, उसकी डेथ हो गई है। तो फुलबिया की डेथ हो गई है, तो हालांकि एंटोनी चाहता था कि फुलबिया मर जाए, क्योंकि वो उसको प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो क्लियोपेट्रा के पास था। फिर भी वो उसके डेथ पर काफ़ी दुखी होता है। तो क्या कहता है, देयर इज ग्रेट स्पिरिट कॉम, एक बहुत अच्छी आत्मा मर गई, यानी कि बहुत अच्छी महिला, एक भली महिला मर गई। दस डिड आई डिजायर इट, हालांकि मेरी इच्छा थी कि वो मर जाए, मैं कामना करता था कि फुलबिया मर जाए। वाट आवर कंटेम्प्ट डेथ ऑफन हर्ल्ड फ्रॉम अस, कंटेम्प्ट का मतलब है हमारी तुच्छ चीज़ें भी, हमारी बेकार सी चीज़ें भी यदि हमसे छीन ली जाती हैं, बी विश इट आवर अगेन, हम इच्छा करते हैं काश वो हमारी दोबारा बन जाए। तो यहाँ फुलबिया के बारे में सोचता है कि हालांकि फुलबिया को वो पसंद नहीं करता था, फुलबिया उसके लिए एक मानहानि या अवज्ञा की जैसी चीज़ थी, तुच्छ चीज़ थी। फिर भी जब वो उससे दूर दुनिया में चली गई तो फिर भी उसकी इच्छा है कि काश उसके पास होती। तो ये कह रहा है कि हम अपनी तुच्छ से तुच्छ चीज़ें भी हमसे अगर छिन जाती हैं तो भी हम इच्छा करते हैं कि वो हमारे पास हों। नेक्स्ट स्पीच देखते हैं। ओ हैप्पी हॉर्स टू बियर द वेट ऑफ एंटोनी, डू ब्रेवली हॉर्स फॉर वॉस्ट द whom thou movest the demi atlas of the earth, the arm and the burgonet of man। ये क्लियोपेट्रा की स्पीच है। तो आप जानते हैं कि फुलबिया की डेथ के बाद एंटोनी जो है रोम वापस जाता है। जब रोम वापस जाता है तो क्लियोपेट्रा उसको याद करती है, ये कहती है वो क्या कर रहा होगा इस समय, इस समय ऐसा सोच रहा होगा, इस समय ऐसा सोच रहा होगा, इस समय वो घोड़े पे यात्रा कर रहा होगा। तब वो घोड़े को संबोधित करते हुए कहती है, ओ हैप्पी हॉर्स टू बियर द वेट ऑफ एंटोनी, हे प्रसन्न घोड़े, टू बियर द वेट ऑफ एंटोनी, तुम एंटोनी का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहे हो। डू ब्रेवली हॉर्स, तुम बहुत बहादुर घोड़े हो। क्यों कह रहा है बहादुर, क्यों कह रही है, फॉर वॉस्ट दाउ whom दाउ मूवेस्ट, क्योंकि जिसको तुम अपनी पीठ पर लाद के ले जा रहे हो, द डेमी एटलस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी का डेमी एटलस है। तो आप जानते हैं कि एटलस जो है वो क्लासिकल गॉड है, जिसने अपने कंधे पर हेवन को लाद लिया था, यानी पृथ्वी को लादे हुए आपने देखा होगा एक चित्र जिसको एटलस में दिखाते हैं। तो बोले एंटोनी एक डेमी एटलस है, क्योंकि आधी दुनिया उसके कब्जे में है। द आर्म एंड वर्गोनेंट ऑफ मैन, तो वर्गोनेंट का अर्थ है यहाँ पर हेलमेट जो हम सिर पे पहनते हैं, तो इसका मतलब रक्षा कवच। तो वह लोगों का एक अस्त्र है और लोगों की रक्षा करने वाला है। तुम घोड़े उसको ले जा रहे हो, तुम काफी हैप्पी हो। फिर ये भी क्लियोपेट्रा की स्पीच है, यही सिचुएशन है, क्योंकि वह सोच रही है कि एंटोनी इस समय क्या कर रहा होगा, क्योंकि बार बार बेचैन हो रही है, क्योंकि एंटोनी रोम वहाँ से इजिप्ट से रोम चला गया है, तो वो उसको याद करने से काफ़ी बेचैन है, बेचैन होकर याद कर रही है। तो क्या कह रही है, ही इज स्पीकिंग नाउ और मर्मनिंग, शायद वो इस समय बोल रहा होगा या
बड़बड़ा रहा होगा। क्या बड़बड़ा रहा होगा? वेयर इज माई सरपेंट ऑफ ओल्ड नाइल, यानी कि मेरे पुरानी नील नदी की जो नागिन है वो कहाँ है? क्योंकि फॉर सो ही कॉल मी, क्योंकि वो मुझको इसी नाम से पुकारता था। तो एंटोनी बार बार उससे कहता था वेयर इज माई सरपेंट ऑफ ओल्ड नाइल। ये बात एंटोनी जो है क्लियोपेट्रा से कहता था। तो ये बात क्लियोपेट्रा सोच रही है कि शायद वो बड़बड़ा रहा होगा, शायद वो बोल रहा होगा कि मेरी जो सरपेंट है नाइल नदी की वो कहाँ है। फारसो ही काल्स में, क्योंकि वो इसी नाम से क्लियोपेट्रा को पुकारता था। नाउ आई फीड माई सेल्फ विद मोस्ट डेलिशियस पॉइजन, अब मैं इसी कारण से अपने आप को काफ़ी स्वादिष्ट जहर दे रही हूँ, ये क्लियोपेट्रा कहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जरूर याद रखेंगे। आप जानते हैं कि क्लियोपेट्रा जब युवा थे तो उस समय वो कीप हुआ करती थी, रखेल हुआ करती थी जूलियस सीजर की, पॉम्पी की, अब एंटोनी की है। तो कहने का मतलब जो क्लियोपेट्रा है वो इन सब से होकर आई है। तो ये जो स्पीच है ये क्लियोपेट्रा की है, कब कहती है? देखिए चार्मिया, और चार्मिया जो कि मेड इन अटेंडेंट है क्लियोपेट्रा की, तो वो अचानक सीजर का जिक्र ला देती है, जूलियस सीजर की बात हो रही है। तो वो क्लियोपेट्रा उसको डांटती है, बोले खबरदार एंटोनी की तुलना जूलियस सीजर से की, क्योंकि अब बात अलग है। तो फिर चार्मिया को झिड़क देती है, तब कहती है माई सैलड डेज, वो मेरे सैलड डेज यानी कच्ची उम्र के दिन थे। व्हेन आई वॉज इन ग्रीन जजमेंट, जब मैं ग्रीन जजमेंट में थी। ग्रीन जजमेंट का मतलब यहाँ पर जब मुझे निर्णय लेने की सही क्षमता नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे सीजर से संपर्क हुआ करते थे। कोल्ड इन ब्लड, तब मेरे ब्लड में कोल्डनेस थी, बहुत ज़्यादा जोशपन नहीं था। टू से एज आई सेड देन, कहती हूँ यही कह रही हूँ कि उस समय मैं कैसी थी। तो वो मेरे कच्चे दिन थे, मेरे सैलड डेज थे। अगली स्पीच है 8 सेकंड की है। सिचुएशन क्या है? रोम में एंटोनी वापस चला गया है। जब वापस चला गया है तो वहाँ फुलविया की मृत्यु के बाद उसकी जो शादी होती है वो ऑक्टेविया से होने की तय हो जाती है। तो ये सीजर का महल है। कौन से सीजर का? ऑक्टेवियस सीजर का, उसका महल है। तो वहाँ पर इनोबार्बस और एक और करेक्टर है जिसका नाम है मैकोन है, उसका नाम लिख दे रहा हूँ। उसका नाम है मैकेनस। ये भी जूलियस एंटोनी के फ्रेंड्स में से एक है मैकेनस। तो इनोबार्बस से मैकेनस कहता है कि तुम तो रोम से, तो तुम मिस्र से अभी लौट के आए हो, तुमने मिस्र में काफ़ी, इजिप्ट में काफ़ी इंजॉयमेंट लिया है, अब हमें मिस्र के बारे में बताओ। और मैंने सुना है कि क्लियोपेट्रा बहुत सुंदर है, तो कुछ क्लियोपेट्रा के बारे में बताओ, किस प्रकार की वो लेडी है। तब वो कहता है, ये बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट स्पीच है, शायद 2013 की टीजीटी 2013 में ये लाइन्स आ गई हैं। तो उस नाव पर, उस बोट पर जिस पर क्लियोपेट्रा बैठी है, उस क्लियोपेट्रा की बोट के बारे में कहता है, द वॉर्ज शी सेट इज लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, यानी कि जिस नाव पर वो बैठी थी, क्लियोपेट्रा बैठी थी, वो एक बर्निश्ड थ्रोन यानी कि पॉलिशदार, चमकदार थ्रोन की तरह थी। वर्न्ड ऑन द फायर, ऐसे लग रहा था कि वो जब वो सागर में चल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे पानी में आग लग गई हो। तो कैसे? द पॉप वॉज बीट इन गोल्ड,
नाव का जो पॉप था, पिछला हिस्सा था, वो बीटन गोल्ड यानी कि पतले पतले गोल्ड से मड़ा हुआ था। पर्पल द सेल्स, और उसकी जो सेल्स थी, जो पाल लगी थी नाव में, जिनसे हवा से नाव चलती है, वो पालें थी, उन पाल पर्पल कलर की थी। एंड सो परफ्यूम्ड द विंड्स वर लव सिक विद देम, और वो इतनी परफ्यूम्ड थी, उनमें इतनी सुगंध आ रही थी कि हवा में वो सुगंध घुल गई थी और हवा भी लव सिक हो गई थी, यानी कि प्रेम में, उस हवा को भी प्रेम का रोग हो गया था। तो ये इनोबार्बस उस नाव के बारे में बताता है। फिर वो अगली लाइन, इसी के अगले लाइन में है, वो क्लियोपेट्रा के बारे में बताता है। ये भी इनोबार्बस की सेम स्पीच है, उसी से दिया है। इट बेगर्ड ऑल डिस्क्रिप्शन, शी डिड लाई इन हर पेविलियन। तो उसी नाव में इनर पेविलियन, पेविलियन का अर्थ है यहाँ पर अपने तंबू में, नाव के ऊपर जो तंबू लगा था, जो पाल लगे थे, तो कह रहा है अपने पेविलियन में जब वो लेटी हुई थी, क्लियोपेट्रा लेटी हुई थी, तो इट बेगर्ड ऑल डिस्क्रिप्शन, तो उस बातों को, उस दृश्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यानी कि वो वर्णन से परे है, उसकी सुंदरता को वर्णन नहीं किया जा सकता। क्लॉथ ऑफ गोल्ड, जिस पेविलियन में वो, जिस तंबू में वो लेटी थी, क्लॉथ ऑफ गोल्ड, वो कपड़ा था जिसमें गोल्ड की कसीदाकारी थी, गोल्ड उसमें कढ़ा हुआ था। ऑफ टिश्यू ओवर पिक्चर दैट वीनस वेयर सी द फैंसी आउटवर्क नेचर। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो उस वीनस से, वीनस सुंदरता की देवी है, तो कह रहा है उस वीनस से किसी कलाकार ने वीनस की जो मूर्ति, जो तस्वीर बनाई थी, तो उस तस्वीर के मुकाबले क्लियोपेट्रा जो अपने पेविलियन में लेटी थी, अपने तंबू में लेटी थी, वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। ऑन ईच साइड हर स्टूड प्रेटी डिम्पल्ड बॉय, उसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर लड़के खड़े थे जिनके गालों में गड्ढे पड़ते थे। लाइक स्माइलिंग क्यूपिड्स, ऐसे लगते थे जैसे मुस्कुराते हुए क्यूपिड्स हैं, देवदूत हैं। विद डाइवर्स कलर्ड फैंस, उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर पंखे थे जिनको वो झल रहे थे। हुज विंड डिड सीम टू ग्लो द डेलिकेट चीक, उसकी हवा से, यानी उन पंखों की जो धीमी धीमी हवा चल रही थी, उससे क्लियोपेट्रा के डेलिकेट जो गाल थे, चीक थे, उनमें कुछ चमक आ जाती थी। विच दे डिड कूल, हालांकि पंखे झले जा रहे थे, पंखे हिलाए जा रहे थे ताकि वो कूल कर सकें उसकी गालों को। एंड वाट दे अनडिड, लेकिन उन्होंने किया क्या, उसकी गर्मी को और बढ़ा दिया। तो ये बहुत ही सुंदर लाइन है इनोबार्बस की। अगले हैं, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अब यहां पर एक और है, बात अभी हुई थी मैकनस के, तो इनोबार्बस से मैकनस कहता है, बोले अब तो एंटोनी को क्लियोपेट्रा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्लियोपेट्रा की उम्र जो है काफ़ी थी, क्योंकि जूलियस सीजर की वो कीप थी, उसके बाद पॉम्पी की, उसके बाद एंटोनी के पास आई है, तो इसका मतलब काफ़ी उम्र थी। तो फिर इनोबार्बस फिर कहता है, बोले नहीं, आपने अभी क्लियोपेट्रा को देखा ही कहाँ है। बोले एज कैन नॉट विदर हर्ट, क्लियोपेट्रा तो इस प्रकार की है कि जो बढ़ती हुई उम्र है उसको मुरझा नहीं सकती। नॉर कस्टम स्टेल्स, कस्टम का यहाँ पर अर्थ है बार बार मिलने का, या जो शिष्टाचार होता है बार बार मिलना। तो बार बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी इमेज में कमी आती है, और हमारे बीच जो गर्मजोशी है, जो वार्मथ है, वो कम हो जाती है। तो कह रहे नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी, बोले उसकी सुंदरता जो है अनगिनत है, बहुत वैरायटी है, तो बार बार मिलने से उसकी सुंदरता में या उसकी गर्मजोशी में कोई अंतर नहीं आता। उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसकी बढ़ती उम्र ने उसको भी ढाला नहीं है। तो कह रहे ना तो उसकी बढ़ती उम्र ने उसको मुरझाया है, और ना ही उसकी गर्मजोशी में या जो उसमें वैरायटी है वो कमी आई है।
अदर वुमेन क्लॉय द एपेटाइट। दूसरी जो महिलाएं हैं वो वासना की भूख को क्लॉय माने संतुष्ट कर देती हैं। कहने का अर्थ है यदि किसी महिला के पास जाओगे तो वो आपकी भावना है उसको संतुष्ट कर देगी और आप सेटिस्फाई होकर लौट आओगे। दे फीड यानी जो उसको भोगते हैं। बट सी मेक्स हंग्री वेयर मोस्ट सी सेटिस्फाइड। जितना ज़्यादा वो संतुष्ट करती है उतना ही ज़्यादा उसको पाने की चाह होती है और भूख जागृत कर देती है। फिर वो आगे कहता है फॉर वाइलेस्ट थिंग्स बिकम्स देम सेल्फ इन हर। बोले वाइलेस्ट थिंग जो बेकार की चीज़ें हैं, तुच्छ चीज़ें हैं, बदसूरत चीज़ें हैं, यदि वो क्लियोपेट्रा पहन ले या क्लियोपेट्रा से जुड़ जाएं तो उन बदसूरत चीज़ों की भी इमेज बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं बोले ये कपड़ा जो है उन पर बहुत फबरा है, तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ कुछ कपड़े, कुछ कुछ गहने कुछ लोगों को बहुत सुंदर लगते हैं, कुछ लोगों पर और ज़्यादा शोभा बढ़ा देते हैं। तो यही कारण है कि क्लियोपेट्रा के संपर्क में आने से बदसूरत चीज़ें भी सुंदर बन जाती हैं। दैट द होली प्रिस्ट ब्लेस्ड हर व्हेन सी रेगिस। जब वो चंचल होती है तो जो होली प्रिस्ट हैं वो भी उसको वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है। अब ये एक्ट 3 की सीन 13 की लाइन है। यहां पर एक मैसेंजर है सीजर का जिसका नाम है थायरेसियस। जब थायरियस जो है एक मैसेज लेकर आता है कि क्लियोपेट्रा सरेंडर कर दे और वह सीजर की बात मान ले, तो क्लियोपेट्रा उसका हाथ चूम लेती है थायरियस का और कहती है कि अपने मालिक से कह देना, सीजर से कह देना कि मैंने तुम्हारा हाथ चूमा है, इसका मतलब है कि मैंने सीजर का हाथ चूमा है और मैं उसकी शर्तों पर तैयार हूँ, उसके कदमों में अब मैं अपना क्राउन रखने को तैयार हूँ। तब थायरियस कहता है क्लियोपेट्रा से विजडम एंड फॉर्चून कम्बेटिंग टुगेदर, कि ज्ञान और जो भाग्य है एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते हैं। इफ दैट इज द फॉर्मर डेयर बट इट कैन, यानी कि पहले वाला विजडम और बाद वाले से जो श्रेष्ठ है वो आपका विजडम है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान है नो चांस में शेक इट, जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसका मिसफॉर्च्यून कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए तुमने जो निर्णय लिया है क्लियोपेट्रा ने वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अब ये लास्ट लाइन है, लास्ट स्पीच है। आई फाउंड यू एज अ मोर्सल कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर। तो अभी आपने देखा था कि थायरियस मैसेज लेके आया था सीजर का, तो वो कोड़े लगवा देता है एंटोनी थायरियस के। वो कहता है कि मैं सीजर का तो कोई भी यहाँ पर मैसेंजर मैं सुन ही नहीं सकता और उसको भगाना चाहता है और क्लियोपेट्रा उसका पक्ष लेती है। तब वो क्लियोपेट्रा को झिड़कता है, बहुत बड़ी झिड़की है। आई फाउंड यू एज ए मोर्सल, मोर्सल माने होता है निवाला। क्या होता है? निवाला, जिसको हम खाते हैं, टुकड़ा कह सकते हो, रोटी का टुकड़ा, निवाला। तो आई फाउंड यू एज ए मोर्सल कोल्ड अपॉन डेड सीजर्स ट्रेंचर। ट्रेंचर का मतलब होता है प्लेट। बोले मैंने मरे हुए जूलियस सीजर की प्लेट से तुमको यानी कि क्लियोपेट्रा को एक झूठे निवाले की तरह उठाया था और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस थी। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे किसी ड्रामा को एक्सप्लेन कर सकें और जो भी ड्रामा आपको पढ़ना हो तो बता देना, उसको इसी तरह पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।